गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग फिजिक्स में जड़त्व के बारे में पढ़ेंगे। जड़त्व के बारे में कल भी बताया गया था कि जड़त्व दो प्रकार का होता है। वैसे तो तीन प्रकार का होता है, विराम का जड़त्व, गति का जड़त्व और दिशा का जड़त्व। लेकिन हम केवल विराम के जड़त्व और गति के जड़त्व के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो विराम का जड़त्व क्या होता है? विराम का जड़त्व, फर्स्ट नंबर, विराम का जड़त्व। ठीक है, तो विराम का जड़त्व क्या होता है कि यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है, यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है तो विरामावस्था में ही रहेगी जब तक कि उसमें कोई बाह्य बल न लगाया जाए। यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है तो विरामावस्था में ही रहेगी जब तक कि इसमें कोई बाह्य बल न लगाए। ये होता है विराम का जड़त्व। ठीक है, अगर एग्जाम्पल की बात करें कि विराम की जड़त्व का कोई एग्जाम्पल बताइए। मान लिया जाए कि कोई बस या ट्रेन है जो कि स्थिर अवस्था में विराम अवस्था में खड़ी है और उसमें यात्री खड़े हुए हैं या बैठे हुए हैं। तो अगर विराम में खड़ी बस या ट्रेन अचानक चल देती है तो क्या होता है कि उस बस या ट्रेन में बैठे यात्री पीछे की ओर झुक जाते हैं। ठीक है, क्या होता है कि जो विराम अवस्था में जब बस चल देती है अचानक, तो जो बस में यात्री बैठे होते हैं वो पीछे की ओर झुक जाते हैं। इसे विराम का जड़त्व कहते हैं। ठीक है, होता क्या है कि उस समय जो बस और जो यात्री है दोनों विरामावस्था में होते हैं और बस जब एकदम गति की अवस्था में आती है तो जो यात्री है वो पीछे की ओर झुक जाता है। ठीक है, दूसरा होता है गति का जड़त्व। गति का जड़त्व क्या होता है कि यदि कोई वस्तु गति की अवस्था में, यदि कोई वस्तु एक समान गति की अवस्था में है तो वो गति की अवस्था में रहेगी जब तक कि उसमें कोई बाह्य बल ना लगाए। तो गति की अवस्था के लिए अगर एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल क्या हो जाएगी कि चलती हुई बस में खड़े यात्री, अगर बस अचानक रुकती है, अचानक अगर ब्रेक लगाई जाती है तो चलती हुई बस में जो यात्री होते हैं वो आगे की ओर झुक जाते हैं। ठीक है, चलती हुई बस में ब्रेक लगाने पर यात्रियों का आगे की ओर झुक जाना गति का जड़त्व कहलाता है। ठीक है, क्योंकि उस समय चलती हुई बस में जो यात्री हैं वो भी बस की गति के अनुसार ही गति कर रहे होते हैं। जिस गति से बस गति कर रही होती है उसी गति से यात्री भी गति कर रहे होते हैं। ठीक है, ये होता है गति का जड़त्व। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे न्यूटन के नियमों के बारे में। न्यूटन के गति विषयक नियम क्या है? तो न्यूटन के गति विषयक 3 नियम। ठीक है, तो न्यूटन का गति विषयक जो पहला नियम है, पहले पहला नियम पढ़ेंगे न्यूटन के गति विषयक नियम। न्यूटन के गति विषयक नियम, गति विषयक नियम। ठीक है, तो न्यूटन के गति विषयक 3 नियम होते हैं। पहला नियम क्या होता है? प्रथम नियम। प्रथम नियम को जड़त्व का नियम भी कहते हैं। ठीक है, तो न्यूटन का प्रथम नियम क्या होता है कि यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है तो विरामावस्था में रहेगी, यदि एक समान गति की अवस्था में है तो गति की अवस्था में रहेगी जब तक कि उसमें कोई बाह्य बल ना लगाए। इसे जड़त्व का नियम भी कहते हैं। ठीक है, न्यूटन के प्रथम नियम को क्या कहते हैं? जड़त्व का नियम भी कहते हैं। तो याद रहेगा कि यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है तो विराम में रहेगी, यदि एक समान गति की अवस्था में है तो गति में रहेगी जब तक कि उसमें कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। इसे जड़त्व का नियम भी कहते हैं क्योंकि जड़त्व की भी परिभाषा यही होती है। ठीक है, ये प्रथम नियम हो जाएगा। द्वितीय नियम क्या होता है? जो न्यूटन का द्वितीय नियम है वो क्या होता है? न्यूटन का द्वितीय नियम क्या होता है
कि किसी वस्तु पर लगाया गया बाह्य बल, किसी वस्तु पर लगाया गया बाह्य बल वस्तु के द्रव्यमान तथा बल की दिशा में उत्पन्न त्वरण के गुणनफल के अनुपाती। किसी वस्तु पर लगाया गया बाह्य बल वस्तु के द्रव्यमान तथा बल की दिशा में उत्पन्न त्वरण के गुणनफल के अनुपाती। ठीक है, तो अगर हम मान लें कि माना वस्तु का द्रव्यमान m तथा उत्पन्न त्वरण स्मॉल a, तो क्या जाएगा, यह लगने वाला बाह्य बल F अनुपाती m इंटू a। या अनुपाती का निशान टाइम तो कोई कांस्टेंट आ जाएगा, तो आ जाएगा m बराबर km a। यदि मान लें m बराबर 1, a बराबर 1 और m बराबर भी क्या कर दें 1 कर दें, तो k बराबर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। अतः f बराबर आ जाएगा m a, ये आ जाएगा। तो ये न्यूटन का द्वितीय नियम होता है। बल का जो मात्रक होता है, बल का SI मात्रक वो होता है न्यूटन, ठीक। और जो CGS पद्धति में मात्रक होता है बल का, वो होता है डाई। बल का CGS पद्धति में मात्रक होता है डाई, ठीक है। और 1 न्यूटन बराबर होता है 10⁵ डाई, ठीक है। 1 न्यूटन बराबर कितना होता है 10⁵ डाई। तो ये न्यूटन का द्वितीय नियम है कि किसी वस्तु पर लगाया गया बाह्य बल वस्तु के द्रव्यमान तथा बल की दिशा में उत्पन्न त्वरण के गुणनफल के अनुपाती होता है, अर्थात F अनुपाती m है, या F बराबर km है। यदि m बराबर 1, a बराबर 1 और f बराबर 1, k बराबर क्या जाएगा, मतलब बराबर m आ जाएगा। इस हिसाब से अगर मात्रक देखा जाए तो इसका मात्रक हो जाएगा किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, क्योंकि द्रव्यमान का हो जाएगा किलोग्राम और a का हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये हो जाएगा न्यूटन का द्वितीय नियम। इसके बाद है न्यूटन का तृतीय नियम। तो न्यूटन का तृतीय नियम क्या होता है, जिसे क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं, ठीक है। तो न्यूटन का तृतीय नियम क्या होता है कि यदि हम किसी वस्तु पर बल लगाते हैं, तो वस्तु भी उतना ही बल विपरीत दिशा में लगाता है। तो तृतीय नियम क्या होता है, कि यदि हम किसी वस्तु पर बल लगाते हैं तो उतना ही बल वस्तु विपरीत दिशा में लगाते हैं। जैसे हमने बोर्ड पर ये बल लगाया, तो जितना बल हमने अपने हाथ से इस बोर्ड पर लगाया उतना ही बल बोर्ड हमारे हाथ पर विपरीत दिशा में लगाया। इसे क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं, ठीक है। ये होता है न्यूटन का तृतीय नियम। या हम इस प्रकार से भी कह सकते हैं कि प्रत्येक क्रिया के बराबर एवं विपरीत प्रतिक्रिया होती है। प्रत्येक क्रिया के बराबर एवं विपरीत प्रतिक्रिया होती है, इसे क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है। एग्जाम्पल के तौर पर ऐसे भी लिख सकते हैं कि जैसे एक घोड़ा है, उसके पीछे गाड़ी लगी हुई, तो घोड़ा गाड़ी को क्या कर रहा है, खींच रहा है। तो जितना बल घोड़ा गाड़ी पर लगा रहा है उतना ही बल गाड़ी घोड़ा पर लगा रहा है, लेकिन दोनों बराबर होंगे और विपरीत दिशा में होंगे। मतलब क्या होगा, अगर मान लेते हैं घोड़ा F1 बल लगा रहा है गाड़ी पर और गाड़ी F2 बल लगा रही है, दोनों बराबर होंगे लेकिन क्या होंगे विपरीत, F1 बराबर माइनस का F2, ठीक है। ये होगा न्यूटन का थर्ड। इस तरीके से न्यूटन के तीनों नियम पढ़ेंगे जाके। और न्यूटन के जो गति के समीकरण है, इसका वीडियो पहले भी बनाया जा चुका है। गति के प्रथम समीकरण v बराबर u प्लस at। गति का द्वितीय समीकरण क्या था, s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। और गति का जो तृतीय समीकरण था वो था v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है। इस तरीके से
बताए जाएंगे, अगला वीडियो नेक्स्ट डे बताया जाएगा। ठीक है, थैंक यू।